अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। उम्मीद है सब जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो लेक्चर्स दे रहे हो ठीक होंगे और सबकी तैयारी जो है वो ठीक से आ रही होगी। आई होप सो। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछली रिकॉर्डिंग जिसने सुनी हुई है ऑब्वियसली उसको पता ही होगा दैट वी आर डन विद टॉपिक ऑफ अदर असाइनमेंट्स। हमने सारे के सारे अदर असाइनमेंट समझ ली है। इंटरिम ड्यू डिलिजेंस दो जगह पे आता है, एग्रीड अपॉन भी हो सकता है या फिर लिमिटेड एश्योरेंस भी देनी पड़ सकती है। व्हाट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस, व्हाट इज एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, और लिमिटेड एश्योरेंस और इन दोनों का मुकाबिल क्या होता है, विद दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस, जिसमें क्या चीज़ फॉलो करती थी, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके बारे में हम लोग सारे प्रोसीजर्स, ऑडिट रिस्क, हर एक चीज़ पढ़े होते हैं जो अभी तक पढ़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस हो गया, पीएफआई, सोशल, एनवायरमेंटल, फॉरेंसिक और ड्यू डिलिजेंस अगेन एग्रीड अपॉन, दो सेपरेट चीज़ें हैं, और लिमिटेड एश्योरेंस इज सेपरेट थिंग। अच्छा, आज के टॉपिक के अंदर क्योंकि हम लोग पहले सब कुछ समझ चुके हैं, अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द पास्ट क्वेश्चंस जो कि किट के अंदर हमें मिलते हैं, नॉट द एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रीसेंट 5 पास्ट क्वेश्चंस हैं, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी तरफ अभी हम लोग नहीं मूव करेंगे। वो हमारा लास्ट टारगेट है, पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे उसका बैठ के। अब ये जो हम लोग चीज़ें करने लगे हैं, छोटे-मोटे क्वेश्चंस होंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए, जो एक्चुअल एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अब हम लोग क्वेश्चंस पे इसको मार्क करना शुरू करेंगे कि हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। इनको मैं यूँ कर देते हैं, इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ हेडिंग को इस कलर में, साथ हेडिंग्स। और अब हम लोग वन बाय वन इनके क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे आज नहीं करने वाले, मैक्सिमम 2 पोर्शंस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैंने जो पास क्वेश्चंस अभी निकाल के रखे हैं किट से, और एक इंटरिम रिव्यू का। पहले हम लोग इंटरिम रिव्यू की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके पास क्वेश्चन को। अब एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है प एग्ज़ाम किट के अंदर हमें ना मिल रही हों, ठीक है? सेम गोज़ फॉर इंटरिम रिव्यू। मुझे इसका एग्ज़ाम किट के अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आपको एग्ज़ाम किट में ज़रा दिखा दूँ, एग्ज़ाम किट अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो इसमें आप इस पोर्शन पे आएँ ज़रा, मैं आपको बताता हूँ अपने क्वेश्चन्स ढूँढने कैसे हैं हमेशा। कम डाउन, इवन के जो इंडेक्स है उससे भी आगे आ जाएँ, तो ये देखें यहाँ पे एनालिसिस ऑफ पास्ट एग्ज़ाम्स, ठीक है? यहाँ पे अब अगर मैं आ जाता हूँ, पोर्शंस लिखे हुए हैं प्लानिंग, कंडक्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल, और इसमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, देखो अगर मैं नीचे आता हूँ, कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग का एक अपना सेक्शन है, अदर असाइनमेंट्स। इसमें इंटरिम रिव्यू के अंदर वो कहता है, अब यहाँ पे क्या हेडिंग है, सितंबर, ये किट के अंदर जितने भी एग्ज़ाम क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये उनकी बात करते हैं, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू दिस पुराने 5 साल यानी किट के अंदर आपको कोई भी इंटरिम का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, मतलब वो टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो मुझे इसलिए बाहर से निकालना पड़ा है, और मुझे मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन मिला है इंटरिम का, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन मिला था। मैंने उसी को समझा है और मैं आपको वही वाला समझाऊँगा, ठीक तरीके से बताऊँगा। अब पेपर में अगर पास्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर हमें मिल जाता है, पेपर्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगेन आपको क्या चीज़ें याद रखनी होगी कि हम लोग कैसे इंटरिम रिव्यू के हमारे कौन-कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, बुक से आपको वो याद करने होंगे। प्लस अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखा दूँ, तो इंटरिम रिव्यू इधर है। हाँ, यही है। ये रहे इंटरिम रिव्यू के प्रोसीजर्स जो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है? तो इन्हीं को आपने याद रखना है, यहीं से प्रोसीजर्स बनाने हैं। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएँ, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, रिक्वायरमेंट अगर मैं पढ़ूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहता है असेस द मैटर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन ऑन स्क्वायर कॉर्पोरेशंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर द रिव्यू रिपोर्ट। कि भाई वो प्रोसीजर्स नहीं माँग रहा अब यहाँ पे, वो कहता है मुझे वो मसले-मसाइल बताओ और कैसे उसको डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ, क्या-क्या पॉइंट्स उठाओगे इन सारे इश्यूज़, इस सारे सिनेरियो में से, और उसके बाद आप किस तरह से इसका रिव्यू परफ़ॉर्म करोगे। मतलब एक आध प्रोसीजर आप दे दो, दैट इज़ मोर देन इनफ, और साथ ही साथ आप थोड़ी-सी डिटेल थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे दो कि यार इसमें क्या ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि इंटरिम के अंदर अब आप जिसके ऊपर फ़ोकस रखोगे। ठीक है? इट इज़ मोर लाइक अ प्लानिंग रेदर देन परफ़ॉर्मिंग प्रोसीजर्स। पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये इंटरिम का क्वेश्चन है, इंटरिम रिव्यू का। अगेन लिमिटेड एश्योरेंस हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं, रीज़नेबल नहीं। इसको पढ़ते हैं। यू आर अच्छा, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा-सा इनक्रीज़ कर देता हूँ, यस। वीडियो की जो है, लेक्चर की जो है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर है, तो आप इसकी जो क्वालिटी है वो हाई रखा करें, ताकि आपको एटलीस्ट नज़र ठीक तरीके से आए, यहाँ पे कोई चीज़ ब्लर्ड ना हो। पढ़ते हैं इसको। यू आर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ स्क्वायर कॉर्पोरेशन, अ लिस्टेड कंपनी, एंड यू आर कंप्लीटिंग रिव्यू ऑफ इट्स इंटरिम फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31st अक्टूबर 2012। यहाँ पे उसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग ऑडिटर हैं और हम लोग इंटरिम एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने लगे हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करने लगे हैं, और उस कंपनी का नाम है स्क्वेयर इनकॉर्पोरेशन, और जो 6 मंथ्स उसके एंड हो रहे हैं वो 31st अक्टूबर 2012 को हो रहे हैं। यानी उसका 6 महीने बाद क्या होगा, साल खत्म होगा। 6 महीने के बाद साल कब खत्म होता है, अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब पिछला साल कब खत्म हुआ होगा, अब मैं प्रोसीजर्स लगाने होंगे, तो पिछला साल कब खत्म होगा, 30th ऑफ अप्रैल, ये लिखा हुआ है 30th ऑफ अप्रैल 2012। पूरा आगे पढ़ लेते हैं। स्क्वायर कॉर्पोरेशन इज अ कार मैन्युफैक्चरर एंड हिस्टोरिकली हैज ऑफर्ड अ 3 year वारंटी ऑन कार्स सोल्ड। कि मतलब भाई हम लोग गाड़ियां बनाते हैं, यानी जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट करें वो गाड़ियां बनाती है, और पास्ट के अंदर हम लोगों ने जब भी कोई गाड़ी बेची है तो हम लोगों ने उसके ऊपर क्या की है, 3 year की वारंटी दी है हमेशा से। ठीक है, मतलब 3 साल तक कोई ना कोई प्रोविजन रिकॉर्ड होती होगी हर गाड़ी जो हम लोग बेच रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2012। अच्छा, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कह रहे हैं, यानी 6 मंथ्स की ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर इससे जो पिछला साल खत्म हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2012 इंक्लूडेड अ वारंटी प्रोविजन ऑफ 1.5 million and the recognized total assets of 27.5 million। मुझे काइंडली एक सेकंड देते हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ पे हैं? कि देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2012 इंक्लूडेड अ वारंटी प्रोविजन ऑफ 1.5 मिलियन एंड रिकॉग्नाइज्ड टोटल एसेट्स ऑफ 27.5 मिलियन। अच्छा, उसने फिगर्स बता दिए हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़े, कि पिछले साल जो खत्म हुआ है, जो पूरा 12 महीने खत्म हुए हैं, इससे पिछले 6 मंथ्स ये वाली नहीं, उससे पिछले 12 महीने जो खत्म हुए, उसके अंदर क्या वैल्यू थी प्रोविजन की और टोटल एसेट्स की। यू आर aware that on 1st July 2012, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा, साल खत्म होने के 3 महीने बाद, यानी कि हमारे 6 मंथ्स के 3 महीने के अंदर, गुड, you are aware that on 1st July 2012, due to cost cutting measures, Square Corporation stopped offering warranties on cars sold। अच्छा भाई, अब इस बात का क्या मतलब है, कि 1st जुलाई 2012 के बाद जितनी भी गाड़ियां अब तक सेल हुई हैं, 31 अक्टूबर में इसका ऑडिट करने लगो ना, इसके रिव्यू करने लगो यहाँ तक पीरियड का, यानी मेरा रिव्यू कब से कब तक है, अप्रैल, में, 1 मई 2012 से लेकर, 1 मई 2012 से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और मेरा है ईयर एंड होगा 31st अक्टूबर 2012। ये मेरा वो पीरियड है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और मैंने खत्म कब किया है शुरू, ये जो मैंने कॉस्ट कटिंग मेजर्स के हिसाब से अपनी गाड़ियों के ऊपर प्रोविजन देना जो बंद कर दी, या फिर वारंटी देना बंद कर दी है, वो किस महीने से शुरू की है, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से की है, यानी कि अगर मैं देखा जाऊँ तो 1 मई 2012 और 1 जुलाई 2012 तक जितनी भी गाड़ियां मैंने सोल्ड की हैं, अब ये किस में फॉल करता है, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हमारे रिव्यू वाले पीरियड में फॉल कर जाते हैं, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने वो हैं इस 6 मंथ्स के अंदर, जिसमें अगर मैंने कोई गाड़ी बेची है तो उसकी प्रोविजन नहीं आनी चाहिए। लेकिन 1 जुलाई से पहले पहले जितनी भी गाड़ियां बेची, उस 1 जुलाई से 3 साल पहले तक, यानी 3 साल पहले तक अगर मैं चला जाऊं, तो 1 जुलाई ये बन जाएगा 1 जुलाई 2012 से 2011, 2010 एंड 2009, 1 जुलाई 2009 तक से लेकर 1 जुलाई 2012 तक मैंने जितनी भी गाड़ियां बेची हैं उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन इस पीरियड के बाद कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या इन्होंने ऐसे किया, द interim financial statements for the 6 months ended 31st October 2012 do not recognize any warranty provision। ये क्या बात हुई, मतलब अच्छा, वो ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो लोग 1 जुलाई 2012 के बाद अपनी प्रोविजन खत्म करते हैं, जितनी गाड़ियां सोल्ड कर रहे हैं भाई उसके ऊपर प्रोविजन ना रिकॉर्ड करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। एट द ईयर एंड, अब इस ईयर एंड के ऊपर आज से इस महीने से 3 साल पहले तक, यानी कि 31st अक्टूबर 2019 से अगर मैं ऑनवर्ड्स चलूँ, 3 साल की मैं प्रोविजन वो प्रोवाइड करता हूँ ना, वारंटी प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर मैं इनसे इससे 3 इयर्स पीछे आ जाऊँ, 31st अक्टूबर 29 2009 पे आ जाऊँ, सॉरी,
2009 पे आ जाऊँ, तो भाई इस पीरियड के बाद मैंने जितनी गाड़ियाँ सोल्ड की हैं अप टिल 1st जुलाई 29 2000 1st जुलाई नहीं 1st जुलाई 2012 तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ सोल्ड की हैं। इसका मतलब ये है मुझे प्रोविज़न तो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी इन चीज़ों की 3 साल तक की। मतलब मेरे कहने का ये है कि 31st अक्टूबर पे 2009 पे अगर मैं कोई गाड़ी सेल कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं खड़ा हूँ 31st अक्टूबर 2012 पे। अब मुझे पता है कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स मैंने जो गाड़ियाँ सेल की उसपे प्रोविज़न नहीं रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, मैं नहीं करता, क्योंकि वारंटी खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं इधर से 3 साल पीछे चला जाऊँ, तो 1 मई को जो मैंने गाड़ी बेची या फिर मैं कहता हूँ 31st अक्टूबर है, तो 1 नवंबर 2009 को मैंने जो गाड़ी बेची, भाई वो तो अभी 3 साल का पीरियड उसने कवर नहीं किया ना, उसकी तो प्रोविज़न रिकॉर्ड होनी चाहिए और आपने इन टोटल सारी की सारी प्रोविज़न क्या कर दी, खत्म कर दी उठा के। 3 साल से पहले तक की तो गाड़ियों की प्रोविज़न रिकॉर्ड करो। बस ठीक है, 1 जुलाई से आप प्रोविज़न नहीं दे रहे, तो उसके बाद से जो गाड़ियाँ सेल हुई हैं, उनकी प्रोविज़न नहीं रिकॉर्ड करनी। भाई 1 जुलाई से पहले जो गाड़ियाँ सेल हुई हैं, उनकी तो प्रोविज़न रिकॉर्ड करो ना। उसके ऊपर तो वारंटी 3 साल तक खत्म नहीं होगी। मतलब कहने का ये है लेट्स सपोज़ 1 जुलाई को आपने गाड़ी सेल की, उसके ऊपर प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं की, वारंटी खत्म थी। लेकिन अगर 30th ऑफ जून को आपने कोई गाड़ी सेल की है, तो उसकी तो प्रोविज़न है ना, पॉलिसी है ना अभी तक। उसकी तो आप पॉलिसी रिकॉर्ड करोगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न रिकॉर्ड करोगे। हाँ, उसके बाद जो गाड़ियाँ सेल कर रहे हो, उसके ऊपर आपने नहीं रिकॉर्ड करनी। लेकिन 30th जून के ऊपर अगर कोई गाड़ी सेल हो रही है 2012 के ऊपर, उसकी आपने प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी है, उसकी तो वारंटी आपने दी हुई होगी, ठीक है। वो तो इस पॉलिसी के अंडर नहीं आती। तो भई आपने इन टोटल सारी की सारी प्रोविज़न ही खत्म कर दी। आपने कोई प्रोविज़न रिकॉर्ड ही नहीं की, ये आपने गलत किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई। टोटल एसेट्स आर 30 मिलियन एट 31st अक्टूबर 2012। अगर देखा जाए तो ये एक आप कह सकते हो ऑडिट रिस्क टाइप का पेपर भी है। ऑडिट रिस्क को भी आइडेंटिफाई करने का ये कह रहा है। प्लस वो ये भी कहता है कि कोई प्रोसीजर भी दे दो जैसे हमने डिस्कस किया। प्लस हम लोग कुछ और फर्दर डिस्कशन भी कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, 6 मार्क्स का टोटल है और उसने जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर्स लगाना है वैसा क्वेश्चन नहीं क्योंकि पुराने पेपर पैटर्न के ऊपर है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ले आया हूँ कि भाई क्यों अब मैं बिल्कुल ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ना कराऊँ, तो उससे बेहतर है कुछ ना कुछ करना ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसको अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने स्टैंडर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपना आंसर लिख रहा हूँ। ऑडिटिंग standards, an auditor should perform analytical and other review procedures such as inquiries and obtaining an understanding for the review of interim financial statements. 6 मार्क्स के अंदर मैं पूरा एक ऑडिट रिस्क नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, एक प्रोसीजर पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी तरफ से जो मैं समझता हूँ बेहतर है, वो लिखता जा रहा हूँ। ठीक है? आगे मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? हाँ, मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। द ऑडिटर विल नहीं, द ऑडिटर नहीं, एज़ द ऑडिटर वी विल हैव वी विल नीड वी विल नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट as to why the warranty policy has been changed, and also assess whether the company whether the company is going through cash flow problems due to which they changed their policy control the cost। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई एक और चीज़ आइडेंटिफ़ाई करके दे दी कि एक कंपनी अपनी वारंटी क्यों ख़त्म करेगी? अब लोग ऑब्वियसली इनसे गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, तो एक कंपनी अपनी कॉस्ट क्यों इतनी मेंटेन करने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई कि लोगों को उन्होंने वारंटी देना ही ख़त्म कर दी कि भाई आपका प्रॉब्लम्स किस चीज़ में उठती हैं? प्रॉब्लम इस चीज़ में उठना शुरू हो जाएगी कि यार
क्या कंपनी कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम से होती हुई गुजर रही है? उनके पास इतना कैश नहीं है? ये जो वारंटी है, क्या ये कैश ज़्यादा लेना शुरू कर देती है एट द एंड ऑफ द टाइम? लोग ज़्यादा क्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स में आती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर ये आप उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है? इसको और भी बड़ी जगह लेके जाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे ये रेशो बना सकता हूँ कि यार कंपनी इस वजह से भी शायद हो सकता है खत्म कर रही हो बिकॉज़ दे नो देयर इन्वेंटरी इज़ नॉट गुड इनफ। गाड़ियों की इन्वेंटरी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, और इस सोर्स के ऊपर वो लोग अपनी वारंटी खत्म करें ताकि कल को कॉस्ट ज़्यादा ना हो, और कॉस्ट ज़्यादा ना करने की वजह से अब वो होगा क्या कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स है इन्वेंटरी के अंदर, तो IS2 के अकॉर्डिंगली एनआरवी या फिर कॉस्ट लोअर ऑफ पे ऊपर वैल्यू होना चाहिए। देयर इज़ अ रिस्क दैट वो लोअर ऑफ पे वैल्यूड नहीं है अगर उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर बहुत ज़्यादा डिटेल बन जाती है। 6 मार्क्स है सिर्फ, ये भी ज़हन में रखना। ओवर एंड अबव जाके नहीं लिखना अब आपने। टू द पॉइंट को पहले हिट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उसने बोला ना IAS 37 को वो लोग पूरी तरह छोड़ चुके हैं, ड्रॉप कर चुके हैं उसको, प्रोविजंस वाले को। एनुअल एंड इंटरिम, तो मैं उसके ऊपर एक पॉइंट लिख रहा हूँ। एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोथ आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Hence, the management must use IS 37 as it was previously used in the 12-month accounts OUN। 12-month accounts का जो यूज किया, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। इसको इंक्रीज कर देते हैं। 12-month accounts। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा यूँ कह रहा हूँ, थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि पूरा नज़र आए। अच्छा, इन द 12 मंथ अकाउंट्स के अंदर जो हम लोगों ने यूज़ किए थे IAS 37, वो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ इंटरिम के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू IFRS बनती है, तो यूज़ तो करोगे आप, ठीक है? बेशक आपकी प्रोविज़न खत्म हो गई है। आगे मैं क्या लिखूँगा? अब मैं इसकी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता उसके मार्क्स हों पेपर में। उसने अगर फिगर्स दिए हैं तो कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1.5 मिलियन लायबिलिटीज़ क्या कहते हैं उसको? मटीरियलिटी। कैसे कैलकुलेट करूँगा? लायबिलिटीज़ का लिंक किस चीज़ के साथ होता है? प्रोविज़न के एसेट्स के साथ होता है, टोटल एसेट्स के साथ। तो मैं टोटल एसेट्स की बेसिस के ऊपर इसकी मटेरियलिटी कैलकुलेट करूँगा, बताऊँगा कि इज़ इट मटीरियल और इज़ इट नॉट मटीरियल? काइंडली 1 मिनट दें मुझे प्लीज़। अच्छा, देखें, अच्छा यार, जब मैं इस तरह कहता हूँ ना कुछ छोटा-मोटा काम पड़ जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप कर लिया करें टुवर्ड्स द पार्ट जहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, मतलब अगेन कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ मटीरियलिटी, क्योंकि मुझे पता है नंबर्स 6 मार्क्स है, कुछ ना कुछ लिखना, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना ज़रूरी होगी, सिर्फ प्रोसीजर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं होगा। कुछ एक रेस पे परफॉर्म करूँगा मैं, एक प्रोसीजर सॉरी परफॉर्म करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर अगर मैं उसको ना दूँ तो फिर इंटरिम का क्वेश्चन तो ना बना, तो मैं प्रोसीजर भी उसको दे दूँगा एक तो, ठीक है? लेकिन साथ-साथ उसने मुझे फिगर्स दी हुई हैं तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, जो चीज़ आसान है वो तो करूँगा, ठीक है? क्या है 1.5 मिलियन, 1.5 डिवाइडेड बाय 27, क्या है 27.5, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। 5% रिप्रेजेंट करती हैं, अगर मैं इसको और एग्ज़ैक्ट करूँ 5.5%। अब ये पिछले साल मतलब 12 मंथ्स एंडेड के अंदर इतनी थी। इस बार तो अगर मैं देखूँ गौर से देखो सीन क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 12 मंथ्स के एंडेड है उसके अंदर मुझे पता है एक इश्यू है कि भाई वहाँ पे इतने की रिकॉर्ड हुई हुई थी प्रोविज़न, लेकिन अब 0 है, तो अभी इंटरिम के लिए तो मैं ये मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन बेस्ड अगर मैं पुराने जो 12 मंथ्स एंडेड है, अभी 6 महीने पुरानी बात है, तो उसकी अगर मैं मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लूँ, तो वो इससे ज़्यादा ही बनेगी, इससे कम नहीं बनेगी।
उसके आगे और भी गाड़ियाँ सेल की है ना, चलो पुरानी वाली कुछ गाड़ियाँ निकल जाएँगी, उनकी प्रोविज़न खत्म हो जाएगी, तो 3 साल के अंदर वो प्रोविज़न भी तो कम हुई होगी, वो तो नेग्लिजिबल होगी। लेकिन जो नई गाड़ियाँ आपने सेल की, उसके ऊपर जो प्रोविज़न आप रिकॉर्ड करोगे, अप टिल 1 जुलाई तक जो आपने गाड़ियाँ सेल की हैं अगले 3 महीने में, भाई उसकी तो प्रोविज़न ठीक से रिकॉर्ड होगी तो ज़्यादा ही होगी। तो मैं उसकी बेसिस पे कह सकता हूँ कि इस साल भी वो मटीरियल हो सकती है। ठीक है? कैसे लिखूँगा इस चीज़ को? The provision liability represents 5.5% of the total assets in the previous 12 months ended, and it can be assumed that during 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 for the 6 months ended for the 6 ended 31st October 2012, the provision would still be material to the entire फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिख दिया। अब आ जाता हूँ अपने छोटे-मोटे मेन टॉपिक के ऊपर, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्या करना है? उसको बताऊँगा कि प्रोसीजर कैसा परफॉर्म कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। ऑडिट रिस्क टाइप ऑफ मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, जो ऊपर से नीचे तक मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? उसको ये भी बता दूँगा, उसको मैंने 3 ईयर वाली बात बताई है? नहीं बताई हुई अभी तक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्दो द कार्स सोल्ड आफ्टर 1st July 2012 would have no warranty, but cars sold before this period and for the last 3 years would still have warranty, and hence the provision should be recognized in the interim accounts for this. ठीक हो गया, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं उसको प्रोसीजर दे सकता हूँ, क्या करूँगा? मेरा एक प्रोसीजर कैसे बन सकता है? इंटरिम का छोटा-सा प्रोविज़न बनाना है, छोटा-सा प्रोसीजर बनाना है। देखो, क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इंस्पेक्शन उठाऊँ, एईआईओयू से इंस्पेक्ट करूँ डॉक्यूमेंट्स डाटा 3 इनवॉइस को, तो क्या उसके ऊपर मुझे प्रोविज़न, अगर लेट्स सपोज़ मैंने 1 जुलाई पे एक चीज़ बेची है, इस पीरियड के बाद बेची है, मुझे तो कन्फर्म करना है ना कि इस पीरियड के बाद जो मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई प्रोविज़न हम लोग नहीं दे रहे या वारंटी नहीं दे रहे, मुझे वो चीज़ कन्फर्म करनी है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं कैसे कन्फर्म करूँगा? कि अगर मैं लेट्स सपोज़ कोई गाड़ी सेल हुई है ऑन 1st ऑफ सितंबर 2012, अब मुझे कन्फर्म करना है कि यार ये 1 जुलाई के बाद ही फ़ॉल करती है 1st ऑफ सितंबर, तो क्या इस डेट के ऊपर जो गाड़ी सेल हुई है उसपे कोई वारंटी तो नहीं देगी? अगर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि यार मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, वो अपनी लायबिलिटीज़ को अंडरस्टेट कर रही है। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं एईआईओयू से इंस्पेक्शन उठाऊँ और फिर मैं उसको इनवॉइस पे लगाऊँ कि इनवॉइस उठाओ, इस जो गाड़ी आपने सेल की थी उसको उठाओ और चेक करो कि क्या भाई उसके ऊपर कोई वारंटी की बात हो रही है या नहीं हो रही? क्या लिखा हुआ है कि वारंटी देंगे या नहीं देंगे? इससे अच्छा प्रोसीजर ये बन सकता है। इंस्पेक्शन मैं तब भी करूँगा, लेकिन इंस्पेक्ट द कन्वर्सेशन आफ्टर द सेल, यानी 1st सितंबर में जो आपने गाड़ी बेची, उसके ऊपर जो कस्टमर के साथ बातचीत हुई होगी, उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ होगा इस कंपनी के पास कि क्या बातें हुई थी। तो उस कन्वर्सेशन को आप इंस्पेक्ट करो और देखो क्या वहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी नो वारंटी फॉर दिस कार। तो ऐसी कोई बात, और उस जो कन्वर्सेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? कोरेस्पोंडेंस। तो मेरा प्रोसीजर क्या बनता है यहाँ पे? अब मैं प्रोसीजर बड़ा जेनेरिकली बना के लिखूँगा, मैंने कोई इन डेप्थ नहीं बना के लिखना, तो मैं बोलूँगा एज़ द ऑडिटर्स टू कन्फर्म द न्यू पॉलिसी, वी शुड इंस्पेक्ट द कोरेस्पोंडेंस between the management and a customer after 1st July, नहीं, इस तरह से नहीं, वर्डिंग मेरी एग्ज़ैक्ट होनी चाहिए मैं, एंड द कस्टमर
या उसको दोबारा से बड़ा करना पड़ेगा। ये इसको क्या हो गया है? इसको क्या हो गया है यार? ये एज द ऑडिटर्स, अब आप लोगों को पता नहीं नजर भी आ रहा है या नहीं। इसको यार पता है क्या करते हैं? इसको यहाँ पे नया शुरू करते हैं, लीव इट। यहाँ पे अभी इसने मसला शुरू कर दिया है। एक्सेल हमेशा इस तरह का कोई ना कोई मसला एक्सेल में शुरू कर देता है मौके के ऊपर। इसको हम लोग कर देते हैं एचपीटी और अपने आंसर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ नीचे से। तो मैं कर देता हूँ ऐसे, मेरा आंसर इतना ही लिखा जाएगा, इससे ज्यादा मुश्किल ही नहीं लिखा जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से शुरू करता हूँ। अब सही। अच्छा, इसको करते हैं हम लोग एनहांस, और अब आपको नजर भी ठीक आएगा। तो मैं क्या लिख रहा था? एज द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, वी शुड inspect the correspondence between the management and the customer to whom the car has been sold after 1st July 2012, to ensure that the policy has been applied and no provision is required for cars sold after 1st July 2012। बस उसको इतनी सी बात बताना बिल्कुल ठीक थी, एंड यही मेरा आंसर है। इट इज मोर देन इनफ टू ऑब्टेन 6 मार्क्स, या शायद ये 7 मार्क्स की तरफ है। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा ज्यादा लिखवाया है, बट दिस इज मोर देन इनफ। और आप भी इतना ही लिखो, क्योंकि क्या पता कोई एक दो बातें हम लोगों ने अगर गलत लिखी है ना यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकता है अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दी है। ठीक है, ये इस तरह से, ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था टू सॉल्व, क्योंकि हमारे पास कोई पास्ट के अंदर अभी किट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम लोग यूज कर सके फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर मैंने कैसे बनाया, कैसे लिंक किया, वो ये रहा। आप इसको देखो, इसको पढ़ो भाई। देखो ऊपर बात कर रहे हैं प्रोविजंस की, मैंने एक प्रोसीजर नॉर्मली जैसे मैं बनाता हूँ, मैंने बड़ा इन डेप्थ उसको एक्सप्लेन कर दिए उस प्रोसीजर को यहाँ पे, क्योंकि इंटरम है, एक आध प्रोसीजर लिखना होता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया ताकि एग्जामिनर मुझे मार्क्स भी दे। ठीक हो गया। नाउ इसके बाद अच्छा, हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन करना था हम लोगों ने फॉर पीछे आते हैं सेकंड, इंटरम रिव्यू का क्वेश्चन कर लिया। पीएफआई का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा भाई, बिकॉज मोस्ट प्रोबब्ली ऑफ द टाइम भाई हमारे पास जितनी भी चीजें आ रही होंगी वो, क्योंकि मैं जरा किट खोलूं, मैं आपको किट से बताता हूँ कि भाई अगर मैं बुक्स पे आ जाऊँ, स्टडी टेक्स्ट पे आ जाऊँ, स्टडी टेक्स्ट में मैं कहता हूँ पीएफआई। तो पीएफआई की अगर बात की जाए, प्रकास्ट पीएफआई, इधर प्रोसीजर्स होंगे। ये अब हम लोगों ने जो उस दिन प्रोसीजर्स पढ़े थे वो वाले प्रोसीजर्स यहाँ पे भी आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको ये रे पीएफआई के स्पेसिफिक एग्जांपल्स प्रोसीजर्स की आगे कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम किट के ऊपर जरा। जैनसन एंड कॉर्पोरेशन के अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट ए किया था, और पार्ट ए के अंदर क्या था, एक्सप्लेन द मैटर्स व्हिच शुड बी कंसीडर्ड बाय जैनसन एंड कॉर्पोरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। हमने ये वाली बात पढ़ी थी। ठीक है, इसके अंदर अब क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, अगर पार्ट ए में दोबारा चल जाऊं इसकी तरफ, किधर है पार्ट ए का, ड्यू डिलिजेंस आ गया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये री एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन, प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज के बारे में तो आप लाजमी बात करोगे, लेकिन द इंटेंडेड यूज पूछना था, जेनेरिक और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीजें पूछोगे आप, नेचर ऑफ एजम्पशन, ये सारी चीजें, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस की कंसिडरेशन आपने पूछनी थी। मतलब आपका आंसर यहाँ पे जो 6 मार्क्स है वो क्या होते हैं, थोड़ी बहुत आप बात करते प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज की, लेकिन मेजरली अब आप बात करते इन चीजों की, हर एक चीज के बारे में बात करते, आपके 6 मार्क्स पूरे थे। हम लोग पार्ट बी की तरफ आ जाएंगे, पार्ट टू की तरफ, ये वाला क्या है, एज्यूमिंग
and Corporation accepts the engagement, recommend the examination procedures to be performed in respect of Narle Corporation forecast of statement of profit and loss। ठीक है भाई, मुझे पता चल गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई गई है, मैंने उसके ऊपर क्या करना है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। अब ये वाली सारी उस दिन भी मैंने पढ़ी हुई थी, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो कि मेरे प्रोसीजर्स बनाने के अंदर काम आएगी। नीचे देख लेते हैं, फोरकास्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, रेवेन्यू दिया हुआ है, 2018 का रेवेन्यू इतना था, 2019 का रेवेन्यू इतना था। अच्छा, जो हम लोगों ने अब फोरकास्ट बनाई हुई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा से, जो मुझे नजर आ रहा है, शायद ठीक इंक्रीज हो रहा है, ये तो अब मैं जब करूंगा पता तब चलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 22, 21 एंड 20, ये कैसे हो सकता है कि डिक्रीज हो रही हो? इसके ऊपर हम लोगों को प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई अब आप हमें क्या दो, इसका ब्रेकअप प्रोवाइड करो एंड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई द administration costs are decreasing whereas the revenue and other things are increasing, and the administration expenses should be in line with the rest of the things। ये बात मैं कर सकता हूँ, ऐसा प्रोसीजर बना सकता हूँ। एक प्रोसीजर सिनेरियो से लिंक करने वाला बन गया। दूसरे में कहता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, वो तो ऊपर से डिपेंडेंट है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करूं तो क्यों पिछले साल से क्यों डिक्रीज हो रही है, कोई लोन कम हो रहा है, इसका ब्रेकअप लूंगा और ऑब्टेन अ ब्रेकअप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट एंड परफॉर्म रीकैलकुलेशन एंड कंपेयर विद द लोन एग्रीमेंट। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये वाला प्रोसीजर मैं बना सकता हूँ कि मुझे याद आ गया, किधर है नॉन करंट एसेट्स का कंपैरिजन ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपैरिजन रिलेशनशिप था। इसमें एक प्रोसीजर था जहां पे हम लोग कहते थे कि ऑब्टेन द लोन एग्रीमेंट, ऑब्टेन द लोन एग्रीमेंट का एक प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। इंस्पेक्ट द लोन एग्रीमेंट के नाम से कुछ पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, शायद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल, एक्सटेंड मेथड्स टू एक्यूरेसी, यहाँ पे भी नहीं है। प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट, ये रहा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। वो क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट टू आइडेंटिफाई द रीपेमेंट्स और द इंटरेस्ट चार्जेस। हम लोगों ने ये चीज बनाई थी ना, ये चीज हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इधर है क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट गिर रही है, इसका मतलब ये है कि लोन गिरना चाहिए। तो मैं क्या प्रोसीजर लिंक करके बना सकता हूँ कि इंस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट एंड आइडेंटिफाई द रीजन फॉर डिक्रीज इन द इंटरेस्ट चार्जेस even though the company will obtain new loans, hence that should have increased the interest charges and not decreased them। ठीक है, ये एक मैंने चीज पकड़ ली, मतलब दो चीजें तो मैंने लिंक करके बना ली, नो में से दो प्रोसीजर मैंने लिंक करके बना ली। आगे कुछ पढ़ लेते हैं। Revenue represents the amount derived from the provision of haulage services to commercial customers operating principally in the retail sector। Narle Corporation's board of directors believe that trade in both its existing and new markets will experience significant growth over the next 2 years। अच्छा, मैं उनको कह सकता हूँ कि देखो भाई, प्रोवाइड नहीं, assess the reasonableness of the assumptions used by the management for the existing and new markets and assess the reasonableness। पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, एक ये प्रोसीजर बन गया मेरा। या obtain the estimates and the assumptions, discuss with the management the assumptions used for the existing and the new markets and how they will grow and assess their reasonableness of the assumptions। ठीक है, मैंने ऐसा प्रोसीजर भी बना सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स compromises the cost of warehousing and distribution including relevant staff cost maintenance। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, इंक्रीज भी हो रहा था ये। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर मेनली द कॉस्ट ऑफ रनिंग नार्ले कॉर्पोरेशन सेंट्रल हेड ऑफिस फैसिलिटी। तो हेड ऑफिस की फैसिलिटी की किस तरह से गिर गई है भाई, जब आप न्यू बिजनेस की तरफ जाओगे तो वो तो इंक्रीज होनी चाहिए थी हेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी प्रोसीजर बना चुका हूँ। फाइनेंस कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस फ्रॉम नार्ले कॉर्पोरेशन बैंकर्स। ठीक है, इसके ऊपर भी बना चुका हूँ। तीन प्रोसीजर्स तो मैं बना चुका हूँ जो कि डायरेक्टली मेरे सिनेरियो के साथ लिंक है। बाकी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कहाँ से, ये यहाँ से। मैंने आपको बताया था, आप ये प्रोसीजर उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, याद में थोड़े बहुत ऐसे याद रखो कि भाई कौन सा है जो कि मैं लिंक कर सकता हूँ, कौन सा वाला है जो कि मैं लिंक कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं आगे आऊँ तो पहले मैं सबसे पहले अपने तीन वो प्रोसीजर्स बनाता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूँ। यहाँ पे बनाते ही हूँ। पहला प्रोसीजर मेरा क्या बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि मैं कैसे प्रोसीजर बना सकता हूँ। पहला प्रोसीजर मैंने बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा, एडमिन एक्सपेंसेस
should increase in line with the increase in business SI and due to expansion. Hence, the auditors should obtain a breakup of admin expenses and discuss with management how it would decrease in the forecast. बस that is more than enough. प्रोसीजर कैसे बनाया मैंने कि भाई अच्छा शायद मैं एक चीज मिस कर गई हूँ, मैं आपको पहले समझाता हूँ। इस क्वेश्चन की ओवरऑल एग्जांपल में उस ज़ाहिर सी बात है याद तो नहीं रही। जेनसन एंड कॉर्पोरेशन का भाई बात ये थी कि ये वो कंपनी है जो कि आगे लोन लेने लगी है अपने एग्जिस्टिंग लोन प्रोवाइडर से। ये वो चीज लिखी हुई है। ऑलरेडी इनका $31 मिलियन का लोन एक बैंक से पड़ा हुआ है जो कि 5 साल में रिडीम है, यानी 5 साल में पे बैक करना है। और वो नया लोन लेना चाहती है $22 मिलियन का। अब जिस बैंक से उन्होंने $22 मिलियन का लोन मांगा है, वो बैंक कहता है कि यार आप मुझे एक फोरकास्ट बना के दो अपने प्रॉफिट एंड लॉस की, जो 22 मिलियन का लोन आप लेने लगे हो वो आप यूज कैसे करोगे, उसकी वजह से प्रॉफिट वगैरह जैसे मैंने आपको समझाया कैसे इंक्रीज होगा कैसे नहीं। अब बैंक ने रिलाई करना है तो मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे, थोड़े से डिटेल होंगे क्योंकि रिलायंस लोन की वजह से होने वाली है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो रेवेन्यू इधर आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, इन सब के ऊपर मुझे थोड़े से डिटेल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो इंक्रीज या डिक्रीज आ रही है, ये फोरकास्ट है ना मेरी। तो वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू मेरा पिछले साल 174 था, इस बार 225 पे पहुंचेगा। मैं बोलूंगा कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हर एक चीज के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं सबसे पहले किस चीज के बारे में प्रोसीजर बना रहा हूँ, ऑब्वियसली जहां पे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आता है। अब मैंने देखा कि मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है वो 22 से एक्चुअल में 21 में आई 2019 के अंदर, फिर फोरकास्ट में वो 20 पे चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मेरा बिजनेस भी कल को इंक्रीज होना है, रेवेन्यू इंक्रीज होना है, तो उसके बावजूद मैं जब नया बिजनेस करूंगा, मुझे नए लोग चाहिए, नए लोग चाहिए, तो एडमिन एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के इंक्रीज होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो वहां पे मुझे एक इशू लगा। उसके ऊपर मैंने एक प्रोसीजर बना दिया कि भाई ऑब्टेन अ ब्रेकअप, एडमिन एक्सपेंसेस शुड इंक्रीज इन लाइन विद द इंक्रीज इन द बिजनेस ड्यू टू एक्सपेंशन। मैंने ये बात बता दी कि वो जो नया लोन लेंगे उससे बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, नए मार्केट में जाएंगे। भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई इंक्रीज होने चाहिए। अब वो डिक्रीज हो रहे, तो मैंने आगे प्रोसीजर क्या बनाया, हेंस द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ ब्रेकअप ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस। ब्रेकअप ले लो और डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये डिक्रीज कैसे हो रहे हैं आपके, बस। एंड ऑल्सो assess the reasonableness of the assumptions यूज। ये तो लाइन आप याद कर लेना। ये तो वो लाइन है जो कि पीएफआई के ऑडिट के अंदर आपको हर जगह बोले, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। असेस कर लो क्योंकि ऑलरेडी एजम्पशंस होती हैं, तो उन एजम्पशंस रीजनेबल है नहीं है, रीजनेबल इरेशनल तो नहीं है, ठीक है, उन चीजों को आप जज कर लो। ठीक है, ये लाइन तो वो लाइन है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मतलब एजम्पशन यूज हो रही है तो रीजनेबलनेस टेस्ट कर लो। हर एक चीज में तो एजम्पशन यूज हो रही होती है तो रीजनेबलनेस टेस्ट कर लो। दूसरे पे अगर मैं आ जाऊं, दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो मैंने किस चीज के ऊपर प्रोसीजर बनाना था जो मुझे ऑब्वियसली लगा, फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। लोन कल को एक जगह पे उनके पास 31 मिलियन का ऑलरेडी लोन है, कल को 22 मिलियन का लोन आना है, तो भाई फोरकास्ट के अंदर जो नेक्स्ट लोन आना है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, करंट लोन भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट ये लोग कम करते जा रहे हैं और ये लोग $22 मिलियन का लोन उसमें इंक्लूड नहीं करे, लेकिन फिर भी इतना इन डेप्थ नहीं। मैं बोलूंगा कि भाई वाई द लोन हैज बीन डिक्रीजिंग, तो मैं उसको कैसे प्रोसीजर बनाऊंगा। मैं बुक से अगर आऊं तो ये लिखा हुआ है, जिस बंदे ने ये याद किया मैंने, इंस्पेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट, ये चीज। तो मैं क्या करूंगा, इसी चीज को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना था, इसी को यूज करके मैंने एक प्रोसीजर बनाना था। क्या लिखूंगा, इंस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट एंड आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट charges for the existing and future loan agreement and ensure that the forecast is in line with the agreement, with the existing and new loan agreement। अब इसके शुरू में लिख सकता हूं कि भाई इंटरेस्ट चार्जेस should increase if a new loan is being taken। ये लिखना बहुत है, और उसके आगे मैंने प्रोसीजर लिख दिया। ठीक है, समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद करना थोड़ा सा इशू होता है। एक दफा आपको याद हो तो फिर ये आप कर सकते हो।
ठीक है। आगे मैंने किस चीज़ के ऊपर प्रोसीजर बनाना था जो मैंने लिंक करना सीखा था? हाँ, यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर प्रोसीजर बनाना था कि भाई एक्जिस्टिंग न्यू मार्केट्स के ऊपर जा रही है, उसकी रीज़नेबलनेस टेस्ट कर लो। तो मैं उसके ऊपर क्या प्रोसीजर बनाया था? बड़े आसान से प्रोसीजर हैं यार, लिखना कोई मुश्किल नहीं है। असेस नहीं, डिस्कस विद द मैनेजमेंट देयर assumptions for the increase in business in new and existing markets within the forecast and assess the reasonableness of the assumptions and estimates used in calculating the forecasted revenue. लिंक कर दिया मैंने सिनेरियो के साथ। 3 चीज़ें मैं लिंक कर चुका हूँ। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द लिंकेज पर्पसेस। और कोई चीज़ है ऐसी जो कि मैं लिंक कर सकूँ यहाँ पे? एडमिन के बारे में बात हो गई, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बात हो गई है, इसके बारे में बात हो गई है। अब आ जाओ भाई, सिंपल सी चीज़ है कि अब आ जाओ आप उठ के यहाँ। ये लो, कंपैरिज़न ऑफ फोरकास्ट। अब यहाँ से देखते हैं कोई ऐसी चीज़ें लिंक कर सकता हूँ। 9 लिखने थे ना मैंने, टोटल 9 प्रोसीजर्स लिखने थे, ऑलरेडी 3 लिख चुका हूँ, 6 और प्रोसीजर्स चाहिए, वेदर दे आर लिंक्ड और अनलिंक्ड। लेकिन लिंकिंग वाले मैंने पहले लिख दिए। अब मुझे मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ से वो प्रोसीजर्स उठाऊँगा, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरा वो भी लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं, जो प्रोसीजर्स हमने याद किए हैं, बल्कि यहाँ से पढ़ते हैं। इंस्पेक्ट कोटेशन ऑफ प्राइस लिस्ट टू एग्री फोरकास्ट कॉस्ट फॉर द न्यू एसेट्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं फोरकास्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रीसेंट यूटिलिटी बिल्स, हाँ, ये कर सकता हूँ, एडमिन के अंदर ही आनी चाहिए। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, कैसे वर्डिंग चेंज करूंगा? इंस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग एंड पास्ट यूटिलिटी बिल्स बिल्स एंड कंपेयर विद द forecasted utility cost to ensure that it is, yeah, spellings, that it is in line with the that it is in line with the inspect recent assess the reasonableness of and नहीं, इस तरह नहीं लिखते, to ensure the reasonableness of the utility cost included in the forecasted accounts। यूं लिख दिया, लिंक भी हो गया मेरा, क्योंकि एडमिन के अंदर यूटिलिटी कॉस्ट आनी चाहिए थी, वहां से मैंने लिंक कर दिया इसको। ठीक है। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ? द सिग्निफिकेंट assumptions management acceptance, this completeness of significant management assumptions, written representations की तरफ अभी मैं नहीं चाहता, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ। मेरे सिर्फ 5 और प्रोसीजर्स चाहिए। comparison of forecast amounts to historic performance to ensure consistency, while future results will not always follow previous trends, historical trends may give an indication of the capacity of the business। नहीं, इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकता। वो कहता है कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हम लोग न्यू लोन जो ले रहे हैं वो एक नया बिजनेस की तरफ जाने की बात करें, तो हमारी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करता। Comparison of the forecast amounts to actual results. It is likely that the time the PFI is review is actually conducted, some of that period may have elapsed. Internally produced management accounts may therefore be available to assess actual performance for the few months of the forecast। भाई यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने उस दिन भी ये चीज समझाई थी कि लेट सपोज मैंने अपनी फोरकास्ट बनाई है, अब जैसे इन्होंने बनाई है 31st, कब तक की बनाई है इन्होंने? 31 अगस्त 2020 की बनाई है, 31 अगस्त 2020 की फोरकास्ट बनाई है। अब ऑब्वियसली मैं जिस वक्त रिव्यू करना शुरू करूंगा, अब इसका पीरियड स्टार्ट क्या होगा? इस जो फोरकास्ट है इसका 31 अगस्त से 12 महीने पहले आ जाए, तो इसका पीरियड स्टार्ट क्या होना चाहिए? इसका पीरियड अगस्त सितंबर, 1 सितंबर 2012। भाई अब जब कंपनी ने अपनी फोरकास्ट बनाना शुरू की, तो वो सितंबर, मतलब इस पीरियड की बनाई है इन्होंने फोरकास्ट, तो ऑब्वियसली सितंबर से पहले बना रही होगी, लेकिन वो ऑडिट कब करा रहे होंगे? मैं ये अज्यूम करूंगा पेपर के लिए कि वो ऑडिट 1 सितंबर अक्टूबर गुजर जाएगा, तब वो ऑडिट कराना शुरू करेंगे। तो ये जो 2-3 महीने गुजर चुके हैं, वो भी फोरकास्ट में आ रहे थे ना, तो उस पीरियड को कंपेयर कर लो विद द एक्चुअल पीरियड जो गुजरा है, और देखो क्या रेवेन्यू या फिर कोई चीज उस लिहाज से इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, जिस लिहाज से फोरकास्ट में बोला गया था कि सितंबर के मंथ के अंदर भाई
अगर मैं कहता हूं कि 1 सितंबर गुजर गया है, 1 अक्टूबर गुजर गया है, ठीक है, अक्टूबर सितंबर का मंथ गुजर चुका है, ये 2 महीने किधर फॉल करते थे? इस पीरियड में फॉल करते थे जिस पीरियड की मैंने फोरकास्ट बना के रखी हुई है अपने पास। तो अगर मैं सितंबर अक्टूबर जो गुजरा है, एक्चुअल पीरियड की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लूं जो फोरकास्ट के अंदर बोला गया था, और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज नहीं है, सिग्निफिकेंटली आप उन फोरकास्ट से हिले हुए नहीं हो, या कम या ज्यादा नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ बाकी फोरकास्ट भी ठीक होगी, तो मैं ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, मैं इस पूरे को कॉपी करके लिख सकता हूँ यहाँ पे। मतलब अब जिसने याद किया हुआ है तो उसको ये चीज पता होगी कि यार ये वाला प्रोसीजर था, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा 5वां प्रोसीजर बन गया। अब मैं इसके बाद कॉपी पेस्ट नहीं करता, अब मैं यहाँ पे आपको चेंज करके बताऊंगा थ्योरेटिकल। अब देखो अगला क्या है, forecast for previous periods may also be assessed in comparison to actual result access and how accurately management है। हाँ ये वाला प्रोसीजर तो आप ऐसे ही उठा के लिख सकते हो कि भाई पहले किसी जमाने में अगर मैनेजमेंट ने फोरकास्ट बनाई थी तो उस जमाने के एक्चुअल पीरियड के साथ कंपेयर करके देखो कि कितने इन लाइन थे वो विद द फोरकास्ट। तो अगर वो उस वक्त उन्होंने इन लाइन थे ज्यादा, तो इस बार भी होंगे, उस पर रिलाई किया जा सकता है। एक और प्रोसीजर मिल गया आपको, reasonableness, reasonably certain incomes cost such as interest loan may be verified by inspecting documents। ये हम लोग बात कर चुके हैं तो इसके बारे में बात नहीं करनी दोबारा। Comparison of accounting policies estimates, जो हाँ ये वाला आप बात कर सकते हो कि भाई जो पॉलिसीज आपने एक्चुअल पीरियड्स में यूज की है पिछले सालों में, वही पॉलिसीज अकाउंटिंग की आप यूज कर रहे हो इन द फोरकास्ट, ये चीज भी इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके। इंस्पेक्शन ऑफ द नॉन करंट एसेट रजिस्टर, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है तो मैं ये बात नहीं करूंगा, ठीक है। Comparison of working capital amounts, liquidity, whether liabilities can be met and the company can finance it short term, इस बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत डिफरेंट जगह पे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि बिल्कुल फोकस वो लाइबिलिटीज के ऊपर रख रहे हैं, वहां पे तो हम लोग फोरकास्ट बना रहे हैं नया लोन लेने के लिए। कंपैरिजन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिपोर्टेड फिगर्स, for example, if a significant increase in revenue is reported by increase in production cost, advertising cost and distribution cost। एडमिन कॉस्ट के अंदर इस तरह की बात हमने कर ली है ना कि इंक्रीज इन रेवेन्यू की वजह से आपका इंक्रीज होना चाहिए ये। हाँ अब आप ये कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ की रेशियोज, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, इंक्रीज इन रेवेन्यू हो गया, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड तो नहीं है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड नहीं है, लेकिन देखो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे आओ, इधर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस साल का कैलकुलेट करो कितना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए, कैलकुलेट करो कितना बनता है, और कंपेयर करो जो फोरकास्ट बनाई है उसका कितना सिग्निफिकेंट चेंज है, तो भाई मैनेजमेंट से डिस्कस करो। प्रोसीजर कैसे बनेगा? आप बोलोगे कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ब्रैकेट में लिखोगे दैट इज इतने परसेंट, कैलकुलेट करने के बाद फॉर द लास्ट 2 पीरियड्स इस तरह ब्रैकेट में लिख दोगे, एंड कंपेयर विद द एक्चुअल दैट इज अगेन कैलकुलेट करके लिख दोगे। इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट, एज देयर इज अ, अगर तो सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी है, वैसे भी होगी, हमेशा होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला करना, वरना प्रोसीजर कैसे बनेगा? तो आप लिखोगे कि भाई कम डिस्कस विद द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरा पहले साल का प्रॉफिट है जो एक्चुअल पीरियड है 138 861, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है 104862 860। फिर दूसरे साल का 174 965, और उसके बाद है 124786 124786 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और फिर फोरकास्टेड पीरियड के अंदर मेरे पास है 225 705 705, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो है 157 157 230। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहे तो इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्जिन कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, कॉपी कर दो, इधर रिपेस्ट करो, रिपेस्ट करो। भाई देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई 24 से एक्चुअल पीरियड टू एक्चुअल पीरियड 29% पे गई, और फिर फोरकास्ट में इंक्रीज हुई, डिफरेंस है। प्रोसीजर बनाकर सीधा इस तरीके को क्या प्रोसीजर बनाओगे? द कॉस्ट ऑफ नहीं, the gross profit margin has increased from 24% to 29% in the actual periods and to 30% in the forecast, and is not in line with the previous trend। बहुत ज्यादा
सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं मैनेजमेंट की थोड़ी थोड़ी बहुत साइड ले रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रोसीजर तो बना के लिखना है इसमें। कैसे बोलूंगा? देखो, बायस नहीं होना, अनबायस रहना है। तो उसमें अगर मैनेजमेंट ने हो सकता है कुछ गलतियां की हुई है, तो वो भी मैनेजमेंट ने आपने मैनेजमेंट को तो बतानी ही होंगी। मैंने क्या लिखा कि भाई द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज फ्रॉम 24 से 29, और इस बार कैसे वो सिर्फ 1% इंक्रीज हो गया, इज नॉट इन लाइन विद द प्रीवियस ट्रेंड। तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट द रीजनेबलनेस, नहीं, द रीजनेबल नहीं, द रीजंस फॉर irrational increase and obtain an understanding। बस मेरा ये प्रोसीजर यहाँ पे बहुत हो गया, लिंकेज हो गई मेरी एक और जगह पे। ठीक है, अब मैं इसी तरह से बना सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ रेवेन्यू टू रेवेन्यू। भाई पिछले साल रेवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज हुआ और करंट इस साल में कैसे, अगर मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर खुद बनाना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस माइनस दिस, इंक्रीज मिल जाएगा मुझे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वाले साल में। इसको मैं उठा के इधर करता हूँ, 26% का इंक्रीज आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अगर यही मैं कॉपी कर दूं इधर पेस्ट कर दूं, तो उसने मुझे यहाँ पे दे देना है कि भाई देखो, पहले जो मेरा पिछला प्रीवियस ईयर है उसके अंदर 26% से मेरा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो मेरा 26% की इंक्रीज है। और जब मैं 2019 को कंपेयर करता हूं विद दिस साल, तो मेरा 29% का इंक्रीज है। सेम अगर मैं इसके लिए कर लूं, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, तो उसके लिए भी ये कर सकता हूं, दिस माइनस पिछले साल वाला और डिवाइडेड बाय अगेन ओरिजिनल बेस पिछले साल वाली, और परसेंटेज में कर दूं तो ये आ जाता है। और यहाँ पे अच्छा, अब वो ये कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल मेरी इंक्रीज हुई 19%। अगर मैं 2019 को कंपेयर किया करूँ ना, करना शुरू करूँ 2018 के साथ, 19% इंक्रीज है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। लेकिन एक्चुअल में जब मैं आता हूँ फोरकास्ट के ऊपर, तो उस वक्त मेरा 26% का इंक्रीज आ जाता है कंपेयर, विच इज अगेन नॉट इन लाइन। मतलब इन दोनों के ऊपर भी आप क्वेश्चन उठा सकते हो। दो और प्रोसीजर्स आपके बन गए, बनते हैं ना, यहाँ पे आपके दो और प्रोसीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, कि भाई रेवेन्यू आपका 26% से पिछले साल ग्रो किया, लेकिन इस बार 29% से कर रहे हैं। अगेन यही सारी की सारी चीज लिख दो, डिस्कस विद द मैनेजमेंट फॉर द रीजंस ऑफ इरेशनल इंक्रीज एंड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में भी लिख दो कि पहले 19% से था, अब 26% से। अगेन प्रीवियस ट्रेंड से मिलावट मिलता नहीं है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करके अंडरस्टैंडिंग लो, रीजनेबलनेस टेस्ट कर लो, इरेशनल इंक्रीज की वजह क्या है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लो। यही बातें करनी है सारी की सारी। प्रोसीजर्स बनते हैं आपके, बन जाते हैं। यही सारी की सारी बातें आप ये करोगे कि भाई न्यू लोन की वजह से जो मैंने आपको बातें बताई, आपके 9 प्रोसीजर्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। 5 तो हम लोग, 6 तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। 6 7 8 9, 3 प्रोसीजर्स बनाने आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये प्रोसीजर भी लिख सकते हो कि यार आप इसके अलावा क्या प्रोसीजर लिख सकते हो। ब्रेकअप एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हाँ हाँ, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस की तरफ आओ ना जरा। रिटर्न representations की तरफ आए तो obtain a written representation for the management for the intended use of the PFI according to which the procedures will be performed. Obtain a written representation from the management for the completeness of significant management assumptions. Obtain a written representation of the management for the management acceptance of its responsibility for the PFI and appropriate accounting policies have been used which are in line with the previous ones. बनते हैं ना तीन और प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे इसको याद करना है, याद करने के बाद थोड़ी बहुत वर्डिंग कैसे चेंज करके मैंने लिंक कर देना है विद माय क्वेश्चन। दैट इज इट। हमारा एक और टॉपिक खत्म हो जाता है इसके बाद, विच इज पीएफआई। खत्म हो गया हमारा। मेजरली अब 3 से 4 और टॉपिक्स रह गए जिनके क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। सी यू देन। अगली जो इंशाल्लाह हमारी होगी क्लास, उसके अंदर भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एंड सी यू देन, एंड अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।